हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद नाम का। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में जो चैप्टर अपना स्टार्ट किए थे, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन मतलब आकलन और मूल्यांकन, तो इसका पार्ट 1 हो गया था। इसके आगे कुछ चीजें बची थी, तो आज पार्ट 2 है। हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मूल्यांकन और आकलन क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। तो आज हम लोग कंटिन्यू अपने चैप्टर को इसको कर रहे हैं। तो जो हमारा एवोल्यूशन होता है मतलब मूल्यांकन मूल्यांकन हमारा 3 प्रकार से होता है, एक फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। तो ये हमारे 3 प्रकार से जो होते हैं एवोल्यूशन होते हैं। तो जो हमारा पहला है फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक मूल्यांकन। आखिरी रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और क्यों किया जाता है? तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो बच्चे का जो भी बच्चा है तो उसको हम उसका मूल्यांकन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर जो भी कमियां होती हैं वो हमें पता चलता है। बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस कर पाया है, क्या क्या चीजें सीखी है। मेन चीज ये होता है, जो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे का फीडबैक लेना कि जो भी अभी तक हमने पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया, कि कहाँ तक वो बच्चा सीख पाया है। तो जो हम उसका फीडबैक ले रहे हैं अभी तक जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बीच बीच में मतलब जब हम पढ़ा रहे तो बीच बीच में बच्चे से हम लोग क्वेश्चन पूछना, बच्चे को क्वेश्चन पूछने के जरिए हमको पता चले कि बच्चा कुछ समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो बीच बीच में फीडबैक लेना और क्या होता है, बीच बीच में टेस्ट लेना। तो ये हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। ये जो है साल में 4 टाइम्स किया जाता है, 4 बार हम लोग करते हैं। जैसे कि जैसे मिड टर्म टेस्ट होते हैं तो हम बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन के लिए टेस्ट करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर क्या भी जो भी कमियां हैं हम उसको सुधार सके। आखिर जैसे स्कूल में कभी कभी वीकली टेस्ट होते हैं, मतलब मंथली वीकली टेस्ट होते रहते हैं, तो आखिर टीचर क्यों टेस्ट लेता है? तो वो बच्चे के अंदर कमियां जानने के लिए ना, कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है या फिर अभी मैंने जो 2-3 चैप्टर जो भी पढ़ाए हैं तो बच्चे के अंदर वो कुछ समझ में आया या नहीं आया, या बच्चा उस चीज को पढ़ रहा है या उसकी प्रिपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या करता है टीचर, बीच बीच में बच्चे के टेस्ट लेता रहता है। तो ये जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है वो इसलिए किया जाता है कि जो बच्चे जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं उसको हम सुधार सके, बच्चे का फीडबैक लेके उसको सुधार सके और जिससे वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करते हैं मतलब रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। और इसका जो एक और नाम है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब अधिगम, आकलन के लिए अधिगम। तो ये क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इसका एक दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, जैसे कि मान लो असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या होगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। क्या होगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ऐसे ही एक जो समेटिव में है इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि अधिगम का आकलन, तो इसका भी दूसरा नाम क्या होगा, समेटिव। और एक और आता है असेसमेंट एज लर्निंग मतलब वो सेल्फ असेसमेंट होता है, उसमें खुद के लिए खुद की जांच करना, खुद के लिए सीखना। तो वो होता 3 होते हैं हमारे जो एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक है असेसमेंट एज लर्निंग। तो आई होप अभी तक इतना बताया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है समेटिव मतलब योगात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये एंड में प्रोसेस किया जाता है, ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो साल के एंड में करते हैं। ये साल में दो बार होता है, केवल 2 टाइम्स होता है। और इसमें क्या होता है समेटिव में, इसमें हम सुधार नहीं सकते। जैसे कि फॉर्मेटिव में क्या था कि बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं उनका फीडबैक लेके, इसीलिए हम बीच बीच में यूनिट टेस्ट लेते रहते हैं जिससे बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं उसको हम सुधार सके। लेकिन इसमें क्या है, हम बच्चे को सुधार नहीं सकते। इसमें हम जो क्या करते हैं, जैसे एक हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम, साल में बस 2 बार एग्जाम लिया, बच्चे का जो भी फीडबैक था हमें पता चल गया, उसमें हम बच्चे को सुधार नहीं सकते। जो उसने जैसे भी सीखा, जितना भी सीखा है बस उसका वो रिपोर्ट हमें पता चल जाता है। तो ये साल के अंत में होता है और ये 2 बार होता है। और इसमें बच्चे की कमियों को हम सुधार जो है नहीं सकते, इसमें सुधार नहीं सकते हम बच्चे की कमियों को। तो इसलिए इसका क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि अधिगम का आकलन करना। जो भी अधिगम है, जो लर्निंग है उसका हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो आई होप आपको समेटिव भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक। इसमें क्या होता है, निदानात्मक में इसमें क्या करते हैं, बच्चे की कमियों को ढूंढते हैं। क्या करते हैं, बच्चे की जो जो कमियां होती है उनको हम ढूंढते हैं, बच्चे की
बच्चे की कमियों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना। इसमें हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं और इसमें फिर उसको क्या करते हैं, उपचार करते हैं रिमेडियल टीचिंग के द्वारा, रिमेडियल टीचिंग के द्वारा विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग की सहायता से मतलब हम उपचार करते हैं कि जो भी बच्चे के अंदर कमियां हैं, पहले हम डायग्नोस्टिक की मदद से बच्चे की कमियां का पता करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिमेडियल टीचिंग के हेल्प से हम लोग उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो आई होप टाइप्स ऑफ जो इवोल्यूशन है अभी तक आपको जितना मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक आता है CCE। CCE इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस comprehensive evolution, मतलब कि सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस कंप्रेसिव इवोल्यूशन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो है ये CBSE के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, CBSE के द्वारा लागू किया गया था। कब, 2009 से 10 के बीच में ये CBSE के द्वारा लागू किया गया था। और ये किस लिए लागू किया था, ये सेकेंडरी क्लास के लिए, सेकेंडरी क्लास के लिए लागू किया गया था। और इसका बेस क्या था, RTE राइट टू एजुकेशन 2009, ये इसका बेस था। किसके आधार पे, ये राइट टू एजुकेशन के आधार पे जो है इसको क्या किया था, लागू किया था। इसका जो है CBSE के द्वारा लागू किया गया था 2009 से 10 के बीच में। और किस लिए लागू किया था, सेकेंडरी क्लास के लिए लागू किया था। और इसका बेस क्या, आधार क्या लिए थे, राइट टू एजुकेशन RTE 2009, ये इसका जो है बेस लिए थे, मतलब आधार लिए थे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस कंप्रेहेंसिव जो CCE है ये इसके बारे में डिटेल थी। अब जो ये हमारा CCE है, जैसे कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब सतत है, तो इसके अंतर्गत हमारी जो है मतलब सतत का मतलब ये होता है जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और जो हमने समेटिव असेसमेंट आपको बताया ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस है फॉर्मेटिव और समेटिव, ये क्या है, ये मतलब जो है हमेशा मतलब चलती रहे ये प्रक्रिया, जिससे क्या है बच्चे का जो है अच्छे से विकास होता रहे, बच्चे के अंदर जो भी डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता रहे, जो भी उसकी कमियां है वो पता होती रहे और उसका सुधार करके एक अच्छा बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है कंप्रेहेंसिव। तो कंप्रेहेंसिव के अंदर जो है दो चीजें आती हैं, एक आता है स्कॉलिस्टिक और दूसरा आता है को स्कॉलिस्टिक। एक स्कॉलिस्टिक और दूसरा को स्कॉलिस्टिक। अब स्कॉलिस्टिक में क्या होता है, इसमें मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर, मेन सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, जैसे कि मैथ्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई। तो जो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं स्कॉलिस्टिक में। और नेक्स्ट आता है को स्कॉलिस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे होती हैं, जैसे डांस हो गया, योगा हो गया और एक्टिविटीज क्रिएटिविटी वाली चीजें होती हैं, वो क्या होता है, वो आता है आपका को स्कॉलिस्टिक में। अब ऐसा क्यों होता है, ये दो चीजों में डिवाइड किया गया है, वो इसलिए किया गया है जिससे बच्चों को क्या हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब पूरा अच्छे से बच्चे का विकास हो सके, वो हर चीज सीखे। इस वजह से क्या किया गया है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, जिससे बच्चे क्या करें, अपना सब्जेक्टिव के साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी हो सके, मतलब वो मेंटली फिजिकली अच्छे से उसका पूरा सर्वांगीण विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जिससे बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ केवल उसको किताबी नॉलेज ना हो, इसके अलावा जो है बच्चे को और भी एक्स्ट्रा जो है नॉलेज हो, जिससे बच्चा एक अच्छा डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिले।
तो आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस सतत और व्यापक जो मूल्यांकन आपको समझ में आ गया होगा। ये सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया था, सेकेंडरी क्लास के लिए लागू किया था और इसका जो बेस माना था उन्होंने आरटीई 2009 बेस माना था। फिर उसको जो है कॉन्टिन्यूअस इसलिए किया जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट मतलब करने के लिए, जिससे ये सतत प्रक्रिया चलती रहे, मतलब हमेशा कंटिन्यू मतलब लगातार ये प्रोसेस चलता रहे, जिससे बच्चे के अंदर अच्छे से विकास हो सके। फिर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव आता है मतलब व्यापक तरीके से, जैसे स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, जिससे कि बच्चे के अंदर क्या हो सके, जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं और जो उसके अलग से जो क्रिएटिविटी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब का भी बच्चे के अंदर क्या हो, अच्छे से इसका नॉलेज हो और बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण बच्चे का विकास हो सके और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अब जैसे स्कॉलिस्टिक मतलब शैक्षिक, हिंदी में शैक्षिक और शैक्षिक शैक्षिक और सह शैक्षिक मतलब कि जो उसके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें बच्चा पूरा अच्छे से निपुण हो सके। तो आई होप अभी तक आपको जितना बताया वो समझ में आ गया होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि मान लो जो भी हम चीजें कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं जिससे बच्चे का हम जो है प्रोग्रेस कर सके। तो बच्चे दो प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। एक आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, दूसरा आता है क्लोज एंडेड। अब ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो प्रकार से क्वेश्चंस बच्चे के लिए बनते हैं। अब इसका एक और नाम होता है, जैसे कि ओपन एंडेड मतलब कि डाइवर्जेंट, अपसारी, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, अपसारी और अभिसारी। और नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट, अभिसारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे तक कंफ्यूज होता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मतलब अपसारी और अभिसारी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो जैसे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आखिर होता क्या है। तो ओपन एंडेड का मतलब ये होता है, मतलब डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी बच्चे से क्वेश्चन कह रहे थे वो फुली ओपन है उस चीज को बताने के लिए, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक दिया बताने के लिए कि लाइट क्या है, तो वो लाइट के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। लाइट क्या है, वो कैसे आती है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी मतलब कौन सी एनर्जी है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो वो कई चीजें लाइट के बारे में बता सकता है। तो ये होता है हमारा ओपन एंडेड कि मतलब आप जो है एक टॉपिक के बारे में कई चीजें बता सके, उसका कोई एक वन वर्ड आंसर नहीं होता। तो ये हमारा होता है डाइवर्जेंट अपसारी कि हम किसी भी टॉपिक पे अच्छे से उसको कई वर्ड में, मतलब एक बच्चे से कुछ और बताया तो दूसरा बच्चा कुछ और बताया, उसका एक टॉपिक का कई प्रकार से अलग अलग आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लोज एंडेड मतलब कन्वर्जेंट अभिसारी। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वन वर्ड आंसर कि आपने कोई भी टॉपिक दिया तो उसका क्या है, एक ही आंसर होगा। चाहे आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो उसका एक ही आंसर होगा, उसका आंसर नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन। अब जैसे जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, तो आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो सब यही बोलेंगे उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी। तो अब उसका वो थ्योरी तो नहीं बदल जाएगी, उन्होंने एक आंसर बताया, वन वर्ड आंसर जो है। अब वही थ्योरी जो है सब, आप कोई भी बच्चे को आप खड़ा करेंगे पूछने के लिए तो सब यही बोलेंगे कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी, वन वर्ड आंसर जिसका एक ही आंसर हो, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, उसको कोई किसी भी प्रकार से उस क्वेश्चंस को बदल ना सके। तो ये होता है हमारा क्लोज एंडेड। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओपन एंडेड मतलब क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पेपर 1 में पूछता है तो कहीं पेपर 2 में पूछता है। पेपर 1 में तो ज्यादातर इससे क्वेश्चंस आता है और पेपर 2 में कभी कभार इससे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। अब आता है टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन। तो कौन कौन से टेक्निक होते हैं मूल्यांकन करने के, किस किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो पहला आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा जो है बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें बच्चे की मेंटल और जो उसके जो बिहेवियर नेचर होता है उसका हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा इंटरव्यू लेके हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चे का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किए, तो बच्चे जब जिस प्रकार उसका वो रिस्पॉन्स देगा उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। तो इसके द्वारा भी हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक
एक टॉपिक पे हम लोग क्या करना, स्टडी करना। मान लो मैंने कोई एक टॉपिक ले लिया, अब उसी टॉपिक पे जो है क्या करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मान लो जैसे तारे ज़मीन पर मूवी आई थी, तो उसमें जो बच्चा ईशान होता है, तो उसमें उसके बारे में जो उसको प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके बारे में पर्टिकुलर उस बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना, केवल एक टॉपिक उसी बच्चे के क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है, तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वही होता है केस स्टडी। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। हम लोग ऑब्जर्वेशन करके जो है बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर। नेक्स्ट आता है कॉम्युलेटिव रिपोर्ट। कॉम्युलेटिव रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आता है एनाकोडल रिकॉर्ड, मतलब इसमें बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है, बच्चे के एक तरीके से पोर्टफोलियो तो अलग चीज हो गई, लेकिन पोर्टफोलियो की तरह ही बच्चे का उसमें रिकॉर्ड होता है कि बच्चा क्या क्या कर रहा है, उसकी कैसी प्रोग्रेस है, ये सब चीजें उसमें रहती हैं। नेक्स्ट आता है कि रेटिंग स्कोर, कि बच्चा जो भी चीजें कर रहा है, रेटिंग स्केल इसमें क्या करता है, बच्चा जो जो भी चीजें करता है कि मान लो उसको हमने मार्क्स देना, तो मार्क्स को क्या करना है, हमें एक रेटिंग स्केल के द्वारा, मतलब ए प्लस दे दिया, ए प्लस प्लस दे दिया, एक तरीके से ग्रेड देके बच्चे को क्या करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बच्चा अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या चीजें हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसकी बच्चे की पूरी हिस्ट्री, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या पढ़ाई में कैसा है, कितने मार्क्स है, पूरी डिटेल जो होती है वो उसके पोर्टफोलियो में ऐड होती है। तो ये रहा हमारा टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।